तो देखिए रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले हमको रिलीजन समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में रिलीजन ही कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक पाथ दर्शन करता है, खासकर स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, और खासकर उसके सिटीजन के लिए भी उनके राइट्स होते हैं, उसमें वो सारी चीजें लिखी होती हैं। पर एक टाइम ऐसा था जब कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, उस टाइम पे भी सोसाइटी थी, उस टाइम पे भी दुनियादारी चला करती थी। तो उस टाइम पे कैसे दुनियादारी चला करती थी? तो उस टाइम पे जो दुनियादारी चला करती थी वो सारी रिलीजन के बेस पे चला करती थी। अब रिलीजन के बेस पे कैसे चला करती थी? आप लोगों ने देखा होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं उनको पता भी होगा, जो जितना भी रिलीजन है, जितने भी सारे रिलीजन है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी रिलीजन है, रिलीजन को फ्रेंड माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मान लीजिए पुलिस प्रशासन ले लीजिए, किस लिए है वो इसलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बनी रहे, वो कंडीशन ना बिगड़े। रिलीजन क्या करता है? रिलीजन को अगर ढंग से देखे, रिलीजन भी तो यही काम कर रहा है, चोरी ना करो, किसी का बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करो, अपने मन को शांत रखो। तो ये सारा काम तो रिलीजन भी कर रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए पुराने टाइम से ही रिलीजन को एडमिनिस्ट्रेशन का दोस्त माना जाता है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, रिलीजन जो रहता है वो इसीलिए इसको मतलब चीजों को साथ में लेके चला जाता है, खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझा जाए तो। ठीक है, तो पुराने टाइम पे क्या होता था, अगर कोई भी रिलीजन है, हर एक रिलीजन अपने जो उस रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं उनको किस हिसाब से सोसाइटी में रहना है, क्या उसके रूल और रेगुलेशन होते हैं, उसको गाइड करने की सजेशन रहते थे उस रिलीजन में। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, कोई भी हो धर्म, तो हर एक धर्म में क्या रहते हैं, इस तरीके से उसमें चीजें लिखी होती हैं कि सोसाइटी को किस तरीके से चलना है, क्या उनका दिनचर्या होना चाहिए, किस तरीके से उनको मतलब अपनी सोसाइटी में रहना है, शादी वगैरह किस किस से करनी है, मतलब कितने वो, मतलब ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही होगा नॉर्मली। ये सारी चीजें हर एक रिलीजन में अलग अलग है। तो वो रिलीजन जो था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन का काम किया करता था पुराने टाइम में। पर लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम एक नॉर्मल सोसाइटी में कर सकता है। जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ना स्टार्ट हो गई, अगर पुराने टाइम में ले जाएं हम, आपको पुराने टाइम में लेके चलो, अगर वैदिक और ऋग्वैदिक टाइम के पीरियड में, तो उस टाइम में सोसाइटी बड़ी सिंपल हुआ करती थी। मतलब कबीले टाइप में सब रहा करते थे, थोड़े बहुत उनके पास में क्या हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे, तो उसके हिसाब से उनकी सोसाइटी चला करती थी। तो वहां पे मिलके वो डिसाइड कर लेते थे कि किस तरीके से काम करना है। तो छोटी छोटी यूनिट में सब चीजें डिवाइड थी, तो उस टाइम पे समझ में आता है कि किस चीज को कैसे करना है। तो वहां पे चीजें बड़ी सिंपल थी। तो लेकिन अगर चीजों को बड़े लेवल पे करना स्टार्ट कर दे तो फिर उसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अगर इसके यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, जिस तरीके से मान लीजिए आपने कोई भी एक छोटी सी एक मशीन लेके आए और आपने जूस की दुकान बनानी, जूस की दुकान मतलब मशीन लेके आए और वहां से जूस बेचना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, नॉर्मल एक मशीन है, उसमें कुछ भी मटेरियल आप लोग डालेंगे। मान लीजिए मैंगो शेक बनाना है या फिर बनाना शेक बनाना है, तो मटेरियल डालेंगे, तो वहीं पे गिलास के फॉर्म में आप उसको सप्लाई कर देंगे। पर लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहे कि हम तो पैकिंग करके उसको सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, फिर मतलब डिलीवरी करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को सप्लाई किस तरीके से करनी है, ऑनलाइन भी पेमेंट करना है, डिलीवरी बॉय भी रखना है, उसके लिए बाइक भी रखनी है, किस तरीके से सारी चीजें अवेलेबल करानी है, पूरा अरेंजमेंट, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो एक सिंपल चीज में और एक फिर कॉम्प्लिकेटेड बना के उसको चीजों को करना, मतलब लार्ज स्केल पर जब चीजें होने लगती है तो उसमें उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लेने की कोशिश की, जिससे आप चीजों को कोरिलेट कर सको आराम से। एग्जाम्पल जो रहेंगे वो डे बाय डे से रिलेटेड लूंगा सारे, ऐसे नहीं लूंगा कि सर से उड़ने स्टार्ट हो जाए सारे। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें जिस तरीके से फिर सोसाइटी बढ़ना स्टार्ट हो गई, पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई, और उसी तरीके से फिर इकोनॉमी भी बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो चीजें ये होने लगी कि जब देखिए कुछ अच्छी चीजें होती है तो उसके साथ में बुरी भी चीजें होती हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि चांद में भी दाग होता है। तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे तत्व रहते हैं सोसाइटी में, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होने लगती है, क्रिमिनल एक्टिविटी होने लगती है, तो वहां पे ये बात आने लगती है सामने कि सोसाइटी को हैंडल किस तरीके से किया जाए। जो ग्रुप में मेंबर रहते हैं, कुछ समझदार आदमी सामने निकल के आते हैं और वो बोलते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जिस तरीके से चल रही हैं चीजें उस तरीके से चीजें चल नहीं पाएंगी। तो फिर उन्होंने अपने थोड़े थोड़े रूल और रेगुलेशन बनाने स्टार्ट कर दिए, उनको कहीं ना कहीं लिखना स्टार्ट कर दिया कि इस तरीके से चीजों को रखा जाएगा, अगर कोई ये इस तरीके का क्रिमिनल मतलब क्राइम करता है तो उसको ये दंड दिया जाएगा। आप लोगों ने पुराने टाइम में सुना भी होगा, अगर कोई इस तरीके का काम करता था उसकी आंख निकाल ली जाती थी, किसी का हाथ काट दिया जाता था। ऐसे ऐसे भी सुल्तान और राजा हुए हैं। तो वो एक तरीके से जो फॉलो चला करते थे, वो उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। ठीक है, हालांकि वो टेम्परेरी हुआ करता था, एक पर्टिकुलर एरिया में वो एप्लीकेबल रहता था। ये राजा इस एरिया में रह रहा है तो ये इसका हो गया, दूसरे एरिया में कोई रह रहा है तो उसका एरिया हो गया। तो उसी तरीके से उसको फॉलो करके चला जाता था उस टाइम पे, पुराने टाइम में।
तो जितनी भी बुकें लिखी गई हैं किसी भी रिलीजन के लिए, जैसे कोई भी ले लीजिए, गीता ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, तो ये सारी बुकें एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम के, मतलब उस टाइम के, हालांकि चीजें उसमें इस तरीके से लिखी गई है कि वो आज की डेट में भी एप्लीकेबल होती है, पर लेकिन उस टाइम पे अगर देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन थे, इनके हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश की जाती थी। पर लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया कि जहां जहां पे चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं तो चीजें कॉम्प्लेक्स भी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो हर चीज के दो डायमेंशन होते हैं, हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा पहलू स्टार्ट हुआ वो कैसे स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया? अब होना क्या स्टार्ट हो गया इससे आके, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जहां पे दो बर्तन होते हैं वो खटकते तो ही हैं, मतलब आवाज तो करेंगे ही वो दो बर्तन। तो एक साइड में तो चर्च हो गई और दूसरी साइड में हो गया अब एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो चर्च थी एक टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा, वेस्टर्न जितना भी वर्ल्ड है, अगर वेस्टर्न कंट्रियों का अगर मैं जिक्र करके चलूं, जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, मतलब खासकर जो फोकस चलता है यहाँ पे यूरोप पे फोकस चलता है, ठीक है ना। तो जो वेस्टर्न कंट्री है इसमें यूरोप में जितनी भी कंट्री है, तो वहां पे क्या हो गया, आप लोगों ने फ्रांस रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये सारी चीजें आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को, बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, ठीक है। तो उनमें से कई सारी क्रांतियां तो लेके किस चीज को हुई है, लेके उस चीज को हुई है कि जो चर्च थी उस वाले एरिया में उनके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। बढ़ते क्या जा रहे थे? बढ़ते इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो क्या किया करते थे, लोगों पे टैक्स इंपोज किया करते थे, लोगों पे ज्यादा से ज्यादा बर्डन डाला करते थे हर एक लेवल में, पर लेकिन अपने आप जो किया करते थे इंजॉय किया करते थे। तो इस तरीके से जो सोसाइटी थी, जो आसपास की जो कॉमन मासेस थी, वो क्या हो गई, इरिटेट होना स्टार्ट हो गई उनसे, ठीक है। तो उन सब चीजों को देखते देखते कई सारे रिवॉल्यूशन निकल के आए। तो तब चीजें क्या समझ में आई कि सेपरेट कर दो रिलीजन को, जो रिलीजन है उसको एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट कर दो, बिल्कुल इन दोनों को साइड में कर दो एक दूसरे से। तो यहां से निकल के आया सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। सेक्युलर बनाना है चीजों को। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। अगर सेक्युलरिज्म का भी कॉन्सेप्ट दो तरीके से होता है, जो मैं आप लोगों को कई बार आगे भी जिक्र करूंगा, आगे भी डिस्कस करूंगा उसको, पर थोड़ा सा यहीं पे समझ लीजिए। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट दो तरीके का है। एक तो सेक्युलरिज्म आप बोल सकते हैं जो वेस्टर्न कंट्री है। अब यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री कैसे बोलता हूँ ये भी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखिए जैसे यहाँ पे हमारी कंट्री की सिचुएशन ये हो गई, ये हमारी कंट्री की पोजीशन है, तो जो भी हमसे इधर है इनको तो वेस्टर्न साइड बोल देते हैं, और जो भी हमसे इधर है इनको ईस्टर्न साइड बोल देते हैं। तो इसीलिए इसको वेस्टर्न कंट्री बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो था, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में था, जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, वहां पे जो चर्च की जो मतलब दादागिरी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अगर मैं बिल्कुल लेमैन वाला वर्ड यूज करूं तो उनकी दादागिरी को बिल्कुल साइड में करने के लिए तो क्या किया गया, सेपरेट कर दिया बिल्कुल रिलीजन को और एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये चीजें वहां पे की गई। तो रिलीजन और दोनों को सेपरेट करने के बाद में जो कॉन्सेप्ट निकल के आया उसको सेक्युलर बोल दिया गया, ठीक है ना। तो कि सेक्युलर रहना है हमको, किसी भी धर्म को इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं करना है। पर अगर इंडिया पे आप लोग आ जाए, इंडिया का सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे हमारा रिलीजन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी उठा के देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीजें लिखी हुई हैं उसी तरीके से कि हमारे रिलीजन को सेपरेट बिल्कुल नहीं किया गया एडमिनिस्ट्रेशन से। हाँ ये है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करके हम नहीं चलेंगे, पर लेकिन रिलीजन में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई हज की यात्रा पे जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन आके वहां पे उनको हेल्प प्रोवाइड कराता है। अगर कोई बद्रीनाथ की या किसी और यात्रा पर जा रहा है, कहीं पे भी किसी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा है, तो वहां पे भी सहायता प्रोवाइड कराई जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज होती है कि कई गांधी जी ने भी कहा था, देखिए हमारी कंट्री जो है बहुत ही एक रिलीजियस कंट्री है, तो हमारी कंट्री में हम इस चीज को सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं। ये वहां पे पॉसिबल है, जहां पे उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे ये चीजें चल सकती हैं, पर हमारी कंट्री में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आया वो कंप्लीटली डिफरेंट निकल के आया, जो कि वेस्टर्न कंट्री का सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट था। ओके, तो उन्होंने उनका बनता भी था वहां पे सेपरेट करना, क्योंकि यहाँ पे जो इनके ऊपर अत्याचार किए गए हैं वो चर्च के द्वारा किए गए हैं। तो चर्च की वजह से तो आदमी क्या कर रहा है, आदमी ने क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन में जितना उन्होंने मतलब अपनी चीजें फॉलो करके चल रहे थे, जनता की सुन ही नहीं रहे हैं, उनके ऊपर बर्डन पे बर्डन डाले जा रहे हैं, उनकी सिचुएशन नहीं देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन उनकी है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, और टैक्स भी किसी लिए लगाए जा रहे हैं, अपनी जिंदगी को, जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके आराम से, तो इसीलिए उनके ऊपर बर्डन लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, इसको अलग कर दो भैया, कि रिलीजन को और कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजन को इसको अलग कर दो। तो वहां से जब चीजें अलग होनी स्टार्ट हो गई, अब रिलीजन तो इन्होंने साइड में कर दिया, अब एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कुछ तो चीज की जरूरत पड़ेगी ना। अब तक तो रिलीजन चला रहा था, अब जब रिलीजन साइड में हो गया तो अब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाओगे आप लोग, ये बताइए। तो फिर सोर्स ऑफ द लॉ क्या होने लगा, मतलब किस तरीके से रूल और रेगुलेशन बनाने हैं, क्या सोसाइटी के राइट्स होने चाहिए, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो वो चीजें कुछ तो कंट्री ऐसी है जिन्होंने लिखनी स्टार्ट कर दी अपनी, कि हम इन चीजों को लिख लेते हैं कि इन चीजों को हम फॉलो करके चलेंगे। बट कुछ कंट्री ऐसी है उन्होंने ये बोला कि लिखना नहीं है,
पर जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी, मान लीजिए किसी ने क्राइम किया और किसी की हत्या कर दी, तो उसको जो दंड दिया जाएगा आने वाले टाइम में उसी को पैमाना मान लिया जाएगा, और फिर आने वाले टाइम में अगर कोई हत्या करता है तो उसको यही दंड दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें इवोल्व होना स्टार्ट हो गई। पर यहाँ पे चीजें राइट कर दी इन्होंने कि अगर किसी ने हत्या कर दी तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे इंडियन पीनल कोड है तो उसमें सारी धारे रखी हुई हैं कि किसी ने हत्या कर दी या फिर सबूत मिटा दिए, वो सब चीजें कर दी, तो उन पे वो चीजें लगेंगी। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो उसको अलग रखना। पता चला बोलो कि इंडियन पीनल कोड भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, नहीं, वो अलग है। ठीक है, तो पर लेकिन चीजें जो हुई वो लिखना स्टार्ट कर दी यहाँ पे, और इन्होंने अनरिटन रखी। इन्होंने बोला कि चीजें जितना होती रहेंगी सोसाइटी में उस तरीके से इवॉल्व होती रहेंगी, हम चीजों को देखते रहेंगे और अपने रूल और रेगुलेशन बनाते रहेंगे। पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला नहीं, ऐसा नहीं है, हम चीजों को लिखेंगे और लिखने के बाद में, राइटिंग करने के बाद में जो चीजें आएंगी निकल के, उनके हिसाब से हमको अपनी सोसाइटी चलानी है। तो दो चीजों में डिवाइड हो गया, एक तो रिटर्न हो गई चीजें और एक हो गई जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है ना, एक तो रिटर्न हो गई और एक हो गई अनरिटर्न। तो दोनों में ये डिफरेंस आ गए यहाँ पे। तो दो कॉन्स्टिट्यूशन के आप लोगों को डिफरेंस भी आप लोगों को पता होगा, पूछा जाता है कई बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो अब आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझाता हूं मैं यहाँ पर। एक तो हो गया, एक साइड में तो हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला डिफरेंस क्या है दोनों में, रिटन में और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पे आप लोगों के हाथ में एक सिंगल कॉपी होगी, आप उसको अपने बैग में डालकर घूम सकते हैं और पता होगा कि किस दिन ये हमारा इनेक्ट किया गया है, किस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको बनाना स्टार्ट किया और किस दिन इसको फिनिशिंग लाइन दी, कितने इसमें आर्टिकल्स हैं और कितने इसमें सारी चीजें रखी गई हैं। एक एक चीज डिफाइन रहती है एक बुक के अंदर। तो ये कुछ टाइम के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताइए कितने टाइम के अंदर हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। ठीक है, और ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो कितने आर्टिकल हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए, कितने शेड्यूल्ड है, मतलब कितने शेड्यूल्ड थे स्टार्टिंग में। ओके, अबे यार फिर से लिख दिया। इसके अलावा चलिए कोई नहीं, कितने शेड्यूल थे और कितने पार्ट थे। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, आप लोगों को इनका आंसर देना। फिर कल जब लेक्चर आएगा तो सबको चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, या फिर आगे भी ये चीजें सारी चीजें आती रहेंगी आराम आराम से। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक कॉपी हो गई हमारे पास में। पर लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर आज ने किसी का मर्डर कर दिया उसको ले लिया, परसों किसी ने चोरी कर ली उसको ले लिया, तो ये जो होता है ये 100 सालों 150 साल में इसको इवॉल्व होने में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है एक दिन में बैठ के कर दिया, और यहाँ पे कोई स्टार्टिंग डेट भी नहीं होती है जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है। तो इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई, सबसे सुप्रीम कौन हो गया यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में सबसे सुप्रीम पावर किसके हाथ में आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गई ना। वही तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है, वही तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करता है। तो जो सबसे बड़ी पावर हो गई वो किसके हाथ में हो गई, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हो गई। पर लेकिन यहाँ पे किसके हाथ में हो गई, आप लोग समझ सकते हैं। जब डे बाय डे कोई उल्टे सीधे काम करेगा तो लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में हो गई, पार्लियामेंट के हाथ में हो गई। तो देखिए बिल्कुल कॉमन सी बात है, इनमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर आप चीजों की बिल्कुल बेसिक नींव जानते हैं तो ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पार्लियामेंट ज्यादा काम करेगी, यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। पर यहाँ पे तो डे बाय डे आपको लॉ बनाने पड़ेंगे कि मर्डर कर दिया भैया नया लॉ बनाओ, इसके हिसाब से यहाँ पे ये काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम करना है। तो इसीलिए फायदा मानते हैं कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एकदम प्रिडिक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि अब क्या होने वाला है, सारी चीजें रिटन है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह रिटन के साथ साथ में फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल कैसे है, फ्लेक्सिबल ऐसे है कि जब भी चाहे हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जो बना के चले गए थे हमारे पूर्वज आज के डेट में हम उसको ऐसे ही फॉलो करते आ रहे हैं। यार इतने सारे अमेंडमेंट कर चुके हैं हम, इसमें 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं आज की डेट में इसमें देखा जाए तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ये भी वर्ड कई बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज होता है आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लाइव डॉक्यूमेंट बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। लाइव डॉक्यूमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई चेंज करना है तो हम वहां पे उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं मिलके, सारी हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो सब मिलके काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक जीवित कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, वो फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू द टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, लाइव डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को और बताता हूं, यहाँ पे जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है तो वहां पे फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है।
फेडरल गवर्नमेंट, जिस तरीके से एग्जांपल ले लीजिए यूएसए का ले लीजिए, तो फेडरल गवर्नमेंट है, वहां पे सारे स्टेट हैं, अपने सबके स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे अलग अलग सारे स्टेटों की सिटीजनशिप भी अलग लेनी पड़ती है स्टेटों की। तो फेडरल गवर्नमेंट भी होती है और यूनिटरी गवर्नमेंट भी होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट का सबसे अच्छा अगर दोनों का अगर एग्जांपल लेना है मिक्स, तो इंडिया हो गया। इंडिया में अगर आप इमरजेंसी लगा दो तो वहां पे क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाती है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर चलती है, ठीक है। अगर इमरजेंसी नहीं है तो उस टाइम पे नॉर्मल हमारे ला रहते हैं, स्टेटों की भी पावर चलती है, अपनी जगह स्टेट भी सही है, तो उनका भी सब चीजें अवेलेबल रहती है। तो दोनों में डिफरेंस भी आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल भी बोला जाता है। ये भी वर्ड पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तरीके से फिक्स्ड भी है और एक तरीके से फ्लेक्सिबल भी है, रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिडिटी इतनी है कि जब अमेंडमेंट करने की बात आती है तो जब तक एक स्पेशल मेजोरिटी नहीं आती है तब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल और चीजें ऐसे भी है कि जब इमरजेंसी लगा देते हैं तो जरा सी देर में यूनिटरी बन जाता है। तो ये भी आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चीजें जानते ही होंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, इनको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो कम से कम इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में है क्या। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अडेप्ट किया है, कब अडेप्ट किया है? 26 नवंबर 1949 में। तो जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट किया है 26 नवंबर 1949, इससे पहले भी इस तरीके के प्रयास किए जा चुके हैं। वो सबसे बेस्ट प्रयास कौन सा था? वो था अर्थशास्त्र। आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य जी के द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य भी बोलते हैं इनको। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी, कहने के लिए तो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो कहने के लिए तो अर्थशास्त्र है, पर लेकिन इसमें कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में छपी हुई थी चीजें। हालांकि इकोनॉमिक्स के बारे में भी थी, पर लेकिन किस तरीके से किसी राज्य को चलाया जाता है, तो वो चीजें वहां पे सारी छपी हुई थी। तो इसीलिए अगर कहीं पे इस तरीके की बात आती है तो वहां पर स्टार्टिंग में अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाता है। तो अर्थशास्त्र को भी आप ऐसे ही ले सकते हैं जिस तरीके से उस टाइम पे इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो 2nd से 3rd BC में उस टाइम पे था, इतने टाइम पुराना, तो वहां पे ट्राई किया गया था। पर लेकिन जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो बिल्कुल ही एक अलग एंगल से निकल के आया है। वो अलग एंगल क्या है? वो अलग एंगल है हमारे ऊपर जो राज किया गया है ब्रिटिश पीरियड के द्वारा, तो उससे हमारा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो लगभग 1600 में आई थी, ठीक है ना। तो 1600 से लेके वो यहां से गई है 1947 में। तो 1600 से लेके 1947 के बीच का जो पीरियड है, यहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है। जो आज की डेट में हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को बनाता है, ठीक है ना, तो वो इस ड्यूरेशन से निकल के आया है। तो इस ड्यूरेशन के बारे में आप लोगों को एक अब स्टेप वाइज स्टेप हमारे यहां से लेक्चर स्टार्ट होते हैं। यहां से आप लोगों को अब जो हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो हमारी कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम देखते हैं उसके बारे में कंप्लीट लेक्चर अब यहां से स्टार्ट होंगे। तो आप लोगों के लिए अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है? लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग के आप लोगों को 2 चैप्टर तो मिनिमम पढ़ने हैं, अगर 3 पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ओके, और दूसरा चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करने हैं कल, ओके। और जिसको एनसीईआरटी पढ़नी है वो एनसीईआरटी भी मैं आज अपलोड कर दूंगा सारी उस पर टेलीग्राम चैनल पे। तो वो एनसीईआरटी जो इंटरेस्टेड है 6 से 12 तक पढ़ने में, एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो वो एनसीईआरटी का जो लिंक है वो टेलीग्राम का आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए। तो इसलिए प्लीज शेयर कीजिए लोगों को, जिससे कि जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं, उन तक चीजें पहुंच जाए। और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। और अगर कुछ और चेंजेस इंप्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।